in passive voice, and in the last class we have covered how to deal with those sentences in which we have two objects. Do you remember? Have you revised well? I think you are abiding by the class as well and you are being honest with your preparation. So let's start with today's class. तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के फिर स्पेशल केस से, और वह स्पेशल केस लास्ट क्लास से ही जुड़ा हुआ है, सो इसलिए आई रिक्वेस्ट कि आप लास्ट क्लास को जरूर गो थ्रू कीजिए बिफोर कवरिंग दिस लेक्चर. ओके, तो लास्ट क्लास में हमने अंत किया था क्लास का किससे, ऐसे वाक्य जिनमें दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं. ठीक है, तो दो ऑब्जेक्ट्स वाले सेंटेंसेस को हम कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, हमने वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस सीखे थे. आज उसी के कंटिन्यूएशन में एक और नया रूल आ रहा है, द नेक्स्ट रूल नंबर 10. अब हम देखते हैं इसमें क्या स्पेशलिटी और इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम कैसे टैकल करें. फिर से मैं आपको यही बोलूंगी, आप ये देख के ओवरवेल मत हो जाइएगा कि अरे बाप रे इतने सारे टाइप्स मैम बता रही हैं तो मैं कैसे करूंगी या करूंगा. राइट, आप ये सोचिएगा कि आपको हर तरीके के टाइप डील करने का प्रयास मौका मिल रहा है, और आप जितना रिवाइज करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए मैं कहती हूँ कि टेस्ट पेपर लगाना बहुत जरूरी है. और हम अपने एकेडमी में कितने अच्छे टेस्ट पेपर लगाते हैं. राइट, तो टेस्ट पेपर जरूर लगाइए, प्रैक्टिस सेट खरीदिए, टेस्ट पेपर लगाइए, कैसे भी करके अपने क्वेश्चंस को एम्प अप करके रखिए, तब आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट होगी और तभी आप एग्जाम्स को क्रैक कर पाएंगे. ठीक है ना. तो अगर आप इसको समझ रहे हैं, इस वीडियो को बार बार रिवाइज कर रहे हैं और फिर क्वेश्चंस लगा रहे हैं, तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ इंग्लिश में स्कोर कर पाएंगे. ठीक है, तो ये आपके लिए एक ब्लेसिंग बन जाएगी ये लैंग्वेज सब्जेक्ट. ओके, सो चलिए रूल नंबर 10 क्या बोलता है, लेट्स कम टू द टॉपिक. यदि डबल ऑब्जेक्ट वाला वाक्य एक्टिव वॉइस में लेट से शुरू, पैसिव वॉइस में डायरेक्ट या निर्जीव ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग करें और लेट को वाक्य के आरंभ में ही रहने दें, वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले बी लगा दें. कहने का मतलब क्या कि मान लीजिए एक्टिव वॉइस में एक इस प्रकार का सेंटेंस है जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स हैं. ठीक है, लेकिन एक्टिव वॉइस की शुरुआत, उस सेंटेंस की शुरुआत किस शब्द से हो रही है, लेट. जैसे कि एग्जांपल देखिए, लेट हिम ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर. ठीक है, यदि डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्य एक्टिव वॉइस में लेट से शुरू है, पैसिव वॉइस में डायरेक्ट या निर्जीव ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग करें और लेट को वाक्य के आरंभ में ही रहने दें. तो अब देखिए, लेट हिम ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर. अब इसको आप देखेंगे, जिस वाक्य की शुरुआत लेट से हो रही है, तो बेसिकली इसमें दो ऑब्जेक्ट्स हैं. ठीक है, इसमें सब्जेक्ट हिडन है. ठीक, लेट हिम ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो इसमें सब्जेक्ट जो है अलाउ कर रहा है, किसी और पर्सन को कह रहा है कि उसको एक ग्लास ऑफ वाटर आपके लिए लाने दो. लेट हिम ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर. ठीक है, तो इसमें लेट हिम ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो इसमें देखिए हिम भी है और साथ ही साथ अ ग्लास ऑफ वाटर भी है, और वर्ब क्या है, ब्रिंग. और शुरुआत किससे हो रही है सेंटेंस की, लेट से. अब इसको अगर हमको पैसिव वॉइस में बदलना है तो हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में सबसे पहले लेट से सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो पैसिव वॉइस में किससे शुरू होगा, लेट से. तो लेट, और अब ये क्या बोल रहे हैं कि ऐसे सेंटेंस में आपको लिविंग ऑब्जेक्ट ना आइडेंटिफाई करके नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है. पॉइंट टू बी नोटेड, जो भी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उसमें आपको किसको आइडेंटिफाई करना है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को. अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि दो ऑब्जेक्ट वाले केस में अगर हम लिविंग ऑब्जेक्ट पे फोकस करेंगे तो उससे पैसिव वॉइस बनाना ज्यादा आसान होगा. लेकिन ऐसे दो ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस जिसकी शुरुआत किससे हो रही है, लेट शब्द से, उसमें आप किससे पैसिव वॉइस बनाएंगे, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से. ओके, ये एक एक्सेप्शन है. तो इसमें क्या है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट अ ग्लास ऑफ वाटर है. ठीक है, तो लेट का लेट उतर गया, जस का तस, तो लेट को लेट पे उतार देंगे बिल्कुल. अब इसमें नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट क्या है, अ ग्लास ऑफ वाटर, तो क्या लिख देंगे, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर. बाद में चूंकि लेट है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, बी. लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी, चूंकि पैसिव वॉइस है तो ब्रिंग का क्या हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल या बी3 फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, ब्रॉट. और हिम है तो क्या हो गया, बाय हिम. लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट बाय हिम. समझ गए आप. ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे. क्लियर. ठीक है, तो ये एक स्पेशल केस था, ऐसे सेंटेंस जिसमें आपको दो तरीके के नाउन्स दिख रहे हैं. ओके, तो हम वो ऑब्जेक्ट्स में से ही सब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं और हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को प्राथमिकता दे रहे हैं व्हेन इट कम्स टू मेकिंग ऑफ पैसिव वॉइस, व्हेन इट कम्स टू फ्रेमिंग सेंटेंस इन पैसिव वॉइस. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू कम टू द नेक्स्ट पार्ट, इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस में परिवर्तन. तो इंपेरेटिव सेंटेंस से आप क्या समझते हैं,
इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरियलिज्म, एम्परर, ये सारे शब्द एक वर्ड रूट से जुड़े हुए हैं। ये आपका काम है कि आप मुझे बताएंगे कि वो कौन सा वर्ड रूट है। तो इम्पेरेटिव, इम्पेरियलिज्म, इंपीरियल पावर्स, एम्परर, ये सारे शब्द कहीं ना कहीं राजशाही को बताते हैं। ऑर्डर देने वाला व्यक्ति, ठीक है, आदेश, कमांड करने वाला व्यक्ति। ओके, तो इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब ही क्या होता है? ऐसे वाक्य जिससे सब्जेक्ट क्या कर रहा है? कमांड दे रहा है या ऑर्डर दे रहा है। लेकिन हुआ क्या इंग्लिश लैंग्वेज में कि ओवर द पैसेज ऑफ टाइम इन इंपेरेटिव सेंटेंस में एक और सबसेक्शन जुड़ गया, और वो क्या था? ऐसे सेंटेंस जिससे हमें रिक्वेस्ट का पता चलता है, राइट? तो समय के हिसाब से हर चीज परिवर्तनशील है, और इंग्लिश लैंग्वेज भी ऐसे सब्जेक्ट परिवर्तनशील है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ कि इंपेरेटिव सेंटेंस में कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, इन सारे प्रकार के भाव दिखने लग गए। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। और अब हम डील करने वाले हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस का कन्वर्जन किस किस प्रकार से करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट रूल। यदि इंपेरेटिव सेंटेंस में आज्ञा, ऑर्डर या कमांड का बोध हो, तो पैसिव वॉइस में वाक्य को लेट से प्रारंभ करना चाहिए। क्या बोल रहा है कि अगर इंपेरेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में कमांड या ऑर्डर का बोध हो, तो उसमें हम क्या करेंगे? जैसे ही हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो पैसिव वॉइस के वाक्य की शुरुआत किससे होगी? लेट से। और वर्ब का क्या लग जाएगा? फिर से थर्ड फॉर्म, क्योंकि क्या है? वो पैसिव वॉइस है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। एक्टिव, ब्रिंग द पेन। ऑर्डर है मेरे लिए पेन लाइए, इसका मतलब ये ना पेन लाइए, ब्रिंग द पेन। तो इसको अगर हमको करना है किसमें कन्वर्ट? पैसिव वॉइस में। और ये क्या है? एक आदेशात्मक वाक्य है, एक इंपेरेटिव सेंटेंस है जिसमें कमांड या ऑर्डर का बोध हो रहा है। तो अभी हमने क्या सीखा? पैसिव वॉइस में कन्वर्जन कैसे करेंगे? लेट से। तो क्या हो जाएगा ये? लेट, फिर क्या हो गया? पेन, द पेन बी, ब्रिंग क्या हो जाएगा? ब्रॉट। लेट द पेन बी ब्रॉट। वेरी सिंपल। अब देखिए, शट द डोर, लेट द डोर बी शट। शट शट शट, वर्ब के तीनों फॉर्म्स एक जैसे होते हैं। नेक्स्ट देखिए, शो द पेपर्स, लेट द पेपर्स बी शोन। क्लियर? लेट द पेपर्स बी शोन। तो कुछ नहीं करना है हमको। पैसिव वॉइस में इन आदेशात्मक वाक्यों को हम लेट से शुरू करेंगे, और फिर उसके बाद हम उस ऑब्जेक्ट को पकड़ के सामने ले आएंगे, बी लगा देंगे, और वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म या बी3 फॉर्म लिख देंगे। फिनिश, दैट इज इट। Very easy. So technically speaking, it is more easy, you know. It is easier. चलिए रूल 12 के बारे में बात करते हैं। तो रूल 12 क्या बोलता है? यदि इंपेरेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट या एडवाइस का बोध हो, तो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इंपेरेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट भी इन्वॉल्व होती है, एडवाइस भी इन्वॉल्व होती है, राइट? तो पैसिव वॉइस में शुड बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना चाहिए। तो अब आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, क्या बताना चाह रही हूँ? ठीक है, अब देखिए, अब हम ये इंपेरेटिव सेंटेंस को कैसे डील करेंगे ये मैं बता रही हूँ। तो अभी तक हमने इंपेरेटिव सेंटेंस को दो टाइप्स में बांटा। ओके, दो टाइप्स में बांटा। कौन से दो टाइप्स है वो? एक में किसके बारे में पता चल रहा है? कमांड या ऑर्डर। कमांड या ऑर्डर आदेशात्मक है, कमांड या ऑर्डर का पता चल रहा है। और दूसरा इंपेरेटिव सेंटेंस का टाइप क्या है, किसका पता चल रहा है? रिक्वेस्ट या एडवाइस का। रिक्वेस्ट या एडवाइस का। तो इसमें क्या हो जाएगा? कमांड या ऑर्डर में जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, तो पैसिव वॉइस में सेंटेंस की शुरुआत किससे हो जाएगी? लेट, फिर उसके बाद वर्ब, ठीक है, मतलब लेट बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, और हम कंप्लीट कर देंगे उस सेंटेंस को। लेकिन अगर रिक्वेस्ट या एडवाइस है तो उसमें लेट का यूज हम नहीं करते, ठीक है, बल्कि उसमें हम क्या यूज कर रहे हैं? उसमें हम क्या कर रहे हैं? तो उसमें पैसिव वॉइस में हम शुड बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं। तो हम एक हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या है वो? शुड बी। शुड बी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और लास्ट में क्या लग जा रहा है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्लियर? अभी मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगी तो आपको और समझ में आएगा। ये समझ गए आप लोग? ठीक है, चलिए आगे हम समझते हैं।
ये देखिए, ये वो इंपेरेटिव सेंटेंस है जिससे हमें किसके बारे में पता चल रहा है, रिक्वेस्ट या एडवाइस, ठीक है, हेल्प द पुअर। एडवाइस एक तरीके का ज्ञान है, सलाह है कि गरीबों की मदद करना चाहिए, राइट, हेल्प द पुअर। थोड़ा सॉफ्टनेस है, इसलिए हमने इसमें क्या कर दिया, सीधे सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई, ऑब्जेक्ट से, इसमें कोई लेट नहीं लगेगा क्योंकि ये कौन सा वाला इंपेरेटिव सेंटेंस का सब पार्ट है, एडवाइस वाला। तो द पुअर फिर क्या लग जाएगा, शुड बी, हेल्प का क्या लग जाएगा, वर्ब थर्ड, हेल्प। फिर फीड द चाइल्ड शुड बी फेड, लव योर कंट्री, ठीक है, तो इसमें योर कंट्री लिखा है तो फिर क्या हो जाएगी, योर कंट्री शुड बी लव्ड। क्लियर? So this is how you will be dealing with the advice oriented sentences when it comes to the imperative type of sentence. Clear? समझ गए आप लोग? ठीक है? ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट से पढ़ते हैं। अब एक नोट को बहुत ध्यान से देख लीजिए, पैसिव वॉइस में प्लीज, काइंडली जैसे शब्द छोड़ दिए जाते हैं, ठीक है, तो चूंकि मैंने रिक्वेस्ट की भी बात की इसलिए पॉइंट ऐड कर दिया कि पैसिव वॉइस में हम कभी भी प्लीज या काइंडली जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट रूल, यदि इंपेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव में हो, अब हम कौन से सब पार्ट की बात कर रहे हैं इंपेरेटिव सेंटेंस के, कि अगर इंपेरेटिव सेंटेंस किसमें हो, नेगेटिव में हो, तो पैसिव वॉइस में डू को हटाकर उसकी जगह लेट का प्रयोग करते हैं और बाद में नॉट का प्रयोग करते हैं। अब इसका क्या तात्पर्य है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, लेट्स कम टू दिस एग्जांपल। पहला क्या है, डू नॉट रीड अ बैड नोवेल, डू नॉट रीड अ बैड नोवेल, तो देखिए इसमें नॉट का प्रयोग है और डू नॉट रीड अ बैड नोवेल किस प्रकार का सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है और नॉट का प्रयोग है। तो ऐसे इंपेरेटिव सेंटेंस जिसमें नॉट का प्रयोग हो उसकी भी शुरुआत हम किससे कर लेते हैं, लेट से। ओके, अब चूंकि नॉट का प्रयोग है इसलिए नॉट इसमें भी आएगा पैसिव वॉइस में, क्योंकि मीनिंग हमको सेम रखना है। तो लेट, डू को हटा के क्या कर दिया, लेट नॉट, अब यहाँ पे पूरा चेंज हो जाएगा, अ बैड नोवेल बी रेड बाय यू, लेट नॉट अ बैड नोवेल बी रेड बाय यू। अब नेक्स्ट देखिए, अब देखिए एक्टिव वॉइस में डू नॉट बीट द चाइल्ड, अगेन it is a type of imperative sentence, right, and it is also involving the feeling of negation, इसमें not का यूज है, do not beat the child। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, let, do की जगह क्या आ जाएगा, let, ये आगे आ जाएगा जैसे होता है पैसिव वॉइस में, तो let not the child be beaten, right, तो let, do की जगह let आ गया, not कॉपी हो गया, the child आगे आ गया, let not the child be beaten, बीट का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, बीटन, राइट। नेक्स्ट देखिए, डू नॉट डिफेंड द थीफ, फिर से डू की जगह क्या आ जाएगा, लेट, नॉट की जगह नॉट, लेट नॉट द थीफ बी डिफेंडेड, राइट, लेट नॉट द थीफ बी डिफेंडेड। सो दिस इज हाउ you will be dealing with those imperative sentences which are using the very specific word not, which indicates the negative part of the sentence. Clear? So this is how you will be dealing these kind of examples or questions. Okay, so let's come to the next thing. Subject के बाद be तथा क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है, ये तो मालूम है ना, do हटाकर let लगाते हैं और let के बाद ही not का प्रयोग करते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, let के ठीक बाद ही not का प्रयोग करते हैं, do हट गया, ठीक है, तो उसके ठीक बाद हम पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट किए तो लेट हो गया और लेट के ठीक बाद हमने नॉट का यूज कर लिया। अब हम आ जाते हैं रूल नंबर 14 से, नेगेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस में कन्वर्शन, कि हम नेगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है, नेगेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस में परिवर्तन अफर्मेटिव सेंटेंस की भांति ही किया जाता है, नॉट अपने स्थान पर ही रहता है अर्थात प्रथम सहायक क्रिया के बाद। ठीक, तो क्या होगा, बिल्कुल जैसे हम साधारण अफर्मेटिव सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं बिल्कुल वैसे ही होगा, लेकिन नॉट कहाँ होगा, जो ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब होगा उसके ठीक बाद अपने ही जगह पे बना रहेगा। अब ये कैसे क्या बोल रहा है, चलिए हम टैकल करते हैं। चलिए क्या बोल रहा है, देखिए, द बॉय डिड नॉट किल द कैट, द बॉय डिड नॉट किल द कैट, राइट। अब हमको इसमें क्या चेंज करना है पैसिव वॉइस में, तो इसमें बिल्कुल वैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे करते थे, द कैट आगे आ जाएगा,
did not kill the cat. तो ये कौन सा टेंस बता रहा है? सिंपल पास्ट। तो क्या हो जाएगा? द कैट, कैट सिंगुलर है और सिंपल पास्ट है तो क्या आ जाएगा? द कैट वाज। अब ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद क्या आ जाएगा? नॉट। जैसे यहाँ पे इस हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद क्या आ गया? नॉट। बिल्कुल ऐसे ही पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद क्या आ जाएगा? नॉट। द कैट वाज नॉट किल का हो जाएगा किल्ड, क्योंकि पैसिव वॉइस है बाय द बॉय। समझ गए? अब एक और एग्जांपल देखिए, द बेबी वाज नॉट हिटिंग अ टॉय, राइट? तो फिर से क्या आगे आ जाएगा? अ टॉय वाज नॉट हिटिंग, मतलब ये कौन सा टेंस है बताइए? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब क्या लग जाएगा? बीइंग लग जाएगा। वाज बीइंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट? अ टॉय वाज, अब वाज हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद जो कि नेगेटिव सेंटेंस है क्या आ रहा है? नॉट। अ टॉय वाज नॉट, फिर आ गया बीइंग, फिर हिट वर्ब का थर्ड फॉर्म हिट बाय द बेबी। समझ गए? नेक्स्ट देखिए, दिस बॉय कैन नॉट लिफ्ट द बॉक्स। तो मैंने आपको बताया था कैन, कुड, मे, माइट ये सब के साथ क्या आता है? शुड के साथ बी लग जाता है, ठीक है? तो इसलिए इसके बाद हम क्या लगाएंगे? बी। तो इसमें फिर से हम कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में, द बॉक्स कैन नॉट बी लिफ्टेड बाय दिस बॉय। क्लियर? समझ गए? सो दिस इज हाउ वी विल बी डीलिंग विद द पैसिव वॉइस ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। अब हम आ जाते हैं हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस में कन्वर्जन की, किस प्रकार से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मतलब प्रश्नवाचक वाक्यों को पैसिव वॉइस में परिवर्तित कर सकते हैं, राइट? कैसे हम ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे एक्टिव वॉइस पे सेंटेंसेस जिसमें क्वेश्चन मार्क दिया हो लास्ट में, जिससे प्रश्न पूछा गया हो, उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें, ठीक है? अब देखते हैं इसमें रूल क्या बोल रहा है। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस किसी हेल्पिंग वर्ब do, does, did, is, was, were, are, am, has, have, had से आरंभ होता है, तो पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से ही आरंभ होता है, किंतु उस हेल्पिंग वर्ब का रूप पैसिव वॉइस के नए सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है। वेरी इजी, ठीक है? अब देखिए नोट क्या बोल रहा है। हैज, हैव, हैड वाले वाक्यों में वर्ब का थर्ड फॉर्म से पहले बीन और लगाया जाता है। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन या इंट्रोगेटिव एडवर्ब हु, व्हाट, whom से आरंभ होता है, तो पैसिव वॉइस बाय whom या बाय व्हाट आदि से आरंभ किया जाता है। तो अब देखिए हम इसमें दो सब टाइप का पूछ रहे हैं। तो हम जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्लास में डील करते हैं, आप सबको पता ही होगा, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बता दूं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को दो प्रकार से बनाया जा सकता है। एक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है? किसी हेल्पिंग वर्ब से। do, does, did, has, have, was, were, am, ठीक है? are, is इत्यादि। या तो फिर किससे होती है? WH वर्ड से, who, whom, which, what, where, right? ये सारे से। क्लियर? तो अब इसमें इन दोनों सब कैटेगरी के बारे में बोल रहा है। इसमें बोल रहा है यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, ठीक है, जो मैंने फर्स्ट केस बताया, तो पैसिव वॉइस में किससे शुरू होगा? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब का रूप पैसिव वॉइस के नए सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा। और अगर हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज, हैव, हैड है, तो उसके बाद बीन भी लग जाएगा। अभी मैं आपको सब बताऊंगी। अब नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन या इंट्रोगेटिव एडवर्ब जैसे who, what, whom किसी WH वर्ड से शुरू हो रहा है, तो पैसिव वॉइस में क्या लग जाएगा? by whom या क्या लग जाएगा? by what, ठीक है? by whom या by what इत्यादि का प्रयोग होता है। अब देखिए इसको डील करते हैं। क्या बोल रहा है देखिए, एक्टिव वॉइस, डज ही हेल्प राम। तो अब सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी? किससे हो रही है? हेल्पिंग वर्ब से। तो मतलब पैसिव वॉइस की शुरुआत किससे होगी? हेल्पिंग वर्ब से। लेकिन हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगेगा? एक तो टेंस के अनुसार और दूसरा ये जो ऑब्जेक्ट बाद में सब्जेक्ट बनेगा उसके अनुसार, मतलब राम के अनुसार। अब बताइए कि टेंस कौन सा है? कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, राइट? तो अब ये आ गया राम। राम कैसा है? सिंगुलर और सिंपल प्रेजेंट है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा? इज, व्हेन इट कम्स टू पैसिव वॉइस। तो इज राम, इज राम। अब वर्ब का क्या लग जाएगा? थर्ड फॉर्म। इज राम हेल्प्ड बाय, ही का क्या हो जाएगा? हिम, व्हेन इट कम्स टू पैसिव वॉइस। समझ पा रहे हैं? अब देखिए दूसरा, हैज ही किल्ड द डॉग। अब इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो रही है,
मतलब पैसिव वॉइस की शुरुआत भी किससे होगी? हेल्पिंग वर्ब से। अब हैज हैव लग जाता है तो एक और चीज क्या ऐड ऑन हो जाती है? बीन, और सीधे सीधे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाता है। तो अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं। द डॉग दिया है तो द डॉग तो सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा? हैज द डॉग, फिर क्या लग जाएगा? बीन किल्ड बाय, ही का क्या हो जाएगा? हिम। नेक्स्ट देख लीजिए WHO वर्ड, वो हैज डिसीव्ड यू, वो हैज डिसीव्ड यू, तो यू का यू ही रहता है और WHO वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो वो का क्या हो जाएगा? बाय whom, ठीक है। तो वो का हो गया बाय whom, ठीक है। फिर बाय whom यू है तो यू के साथ क्या लगेगा? हैज लगेगा कि हैव लगेगा ना, तो बाय whom हैव यू बीन डिसीव्ड, चूंकि हैज हैव के साथ बीन लगता है इसलिए हमने बीन लगाया और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, व्हाट प्लीज्ड यू सो मच, व्हाट प्लीज्ड यू सो मच, ठीक है। तो इसमें आप पैसिव वॉइस में क्या लगा सकते हैं? बाय व्हाट या विद व्हाट, ठीक है। तो विद व्हाट, अब ये कौन सा टेंस दिख रहा है आपको? सिंपल पास्ट। तो विद व्हाट वर यू प्लीज्ड सो मच, ठीक है। वर को क्यों लगा? क्योंकि यू क्या है? सेकंड पर्सन प्लूरल, राइट। So with what were you pleased so much? So this is how you will be dealing with interrogative sentences when it comes to conversion of interrogative sentences from active voice to passive voice. तो बार-बार इन प्रश्नों का अभ्यास कीजिए, बार-बार कॉन्सेप्ट मेमोराइज कीजिए। आई एम श्योर आप 100% इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इस प्रकार आपकी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की क्लास वाइंड अप होती है। थैंक यू सो मच।